everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning students, myself Vinita and today we will study English Literature Chapter 7 King of Kings. This story was written by Anuran Chatterjee. This is the story of a great king named Samudragupta, one of the first ruler of India who unified almost the entire subcontinent. ये जो स्टोरी है ये किंग की है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त took over the Gupta empire from his father and turned his rule into what is now known as the golden age of ancient Indian history. समुद्रगुप्त ने जो पूरा एम्पायर था उसके फादर से लिया था और उसके रूल को चेंज कर दिया था, जो कि अब गोल्डन एज, इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग एगो एंशिएंट इंडिया वॉज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट किंगडम्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, ऑल फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर। बहुत समय पहले एंशिएंट इंडिया मीन प्राचीन इंडिया, जो कि बहुत सारे किंगडम से मिलकर बना था, ये सभी राज्य पावर के लिए एक दूसरे से फाइटिंग करते थे। देयर वॉज नो यूनिटी इन द रीजन में कहीं भी एकता नहीं थी। नो स्ट्रेंथ, नो फाइट अगेंस्ट आउटसाइड इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मीन जो अटैकर्स होते हैं, जो बाहर से अटैकर्स आते हैं, तो उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए ना तो उनमें एकता थी ना स्ट्रेंथ थी। एंड नो प्रोग्रेस अंटिल अ ग्रेट किंग यूनिफाइड द रीजन एंड ब्रॉट ऑलमोस्ट एवरी किंगडम अंडर हिज कंट्रोल। और कोई प्रगति नहीं थी जब तक कि कोई किंग उन्हें अपने कंट्रोल में लेकर और एक बनाकर रख सके। द किंग्स नेम वो समुद्रगुप्त एंड दिस इज हिज स्टोरी। तो जिसने इन सबको एक किया और अपने कंट्रोल में किया, उस राजा का नाम था समुद्रगुप्त और ये पूरी स्टोरी उसी किंग की है। Around 320 AD, there lived a king named Chandragupta I. He was both wise and powerful. His eldest son was named Kacha and his youngest son was named Samudragupta. At that time, it was accepted that the eldest son of a king would take over the throne after his father, but Chandragupta I changed this ritual. 320 AD के आसपास एक किंग था जिसका नाम था चंद्रगुप्त I। वह बहुत बुद्धिमान था और पावरफुल भी था। उसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था काचा एंड जो छोटा बेटा था उसका नाम समुद्रगुप्त था। उस समय ये प्रथा थी कि राजा का जो बड़ा बेटा होता है वो पिता के बाद सिंहासन पर बैठता है, मीन राज्य को संभालता है। लेकिन चंद्रगुप्त I ने इस प्रथा को चेंज किया। He observed all his sons and decided that, without a doubt, Samudragupta, his youngest son, was an ideal choice to become a ruler. उसने अपने सभी बेटों को ऑब्जर्व किया और ये डिसाइड किया कि इन सभी में से जो उसका छोटा बेटा है समुद्रगुप्त, वो एक उसकी आइडियल चॉइस था, वह एक अच्छा राजा बन सकता था। Born to Chandragupta I from his marriage to Princess Kumar Devi from Lichvi, a Nepali kingdom, it was Samudragupta's fate to one day rule the Gupta empire. समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त और जिनकी मैरिज लिच्छवी जो एक नेपाली किंगडम है उसकी
और ये समुद्रगुप्त का भाग्य था कि वो एक दिन पूरे गुप्ता एम्पायर पर रूल करेगा। चंद्रगुप्त वॉज सो श्योर अबाउट हिज डिसीजन टू गिव हिज एम्पायर टू दिस यंग प्रिंस दैट ही हैड हिज डिसीजन इंस्क्राइब्ड ऑन द इलाहाबाद पिलर। चंद्रगुप्त अपने छोटे बेटे को अपना पूरा एम्पायर राज्य देने के अपने डिसीज़न पर इतने ज़्यादा श्योर थे कि उन्होंने अपने इस डिसीज़न को इलाहाबाद पिलर, जो कि मौर्य साम्राज्य के अशोका के द्वारा बनवाया गया था, उस पर शब्दों में चिन्हित किया था। ही ऑल्सो पब्लिकली अनाउंस्ड हिज डिसीज़न इन कोर्ट। उन्होंने अपने इस डिसीज़न को सामाजिक रूप से कोर्ट में भी अनाउंस किया। मैनी रिसीव्ड दिस न्यूज़ विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड जॉय, बट देयर वर मैनी मोर, स्पेशली all of Samudragupta's older brothers, who were very disappointed and angry at the king's decision. उनमें से बहुत लोगों ने तो इसे बड़े उत्साह के साथ रिसीव किया, मान लिया, लेकिन जो समुद्रगुप्त के बड़े भाई थे वो डिसअपॉइंटेड हुए। उसके सभी बड़े ब्रदर्स जो थे वो किंग के इस डिसीजन से नाराज़ हो गए। काचा द ओल्डेस्ट had always believed that the throne belonged to him. काचा, जो कि उन सभी में सबसे बड़ा था, उसको हमेशा से ही विश्वास था कि थ्रोन जो है, जो सिंहासन है, वो उसके लिए है। एंड सो व्हेन द किंग्स डिसीजन वाज अनाउंस्ड, काचा चैलेंज समुद्रगुप्त टू अ बैटल। तो जब राजा का डिसीजन अनाउंस हुआ था तो वह समुद्रगुप्त को एक युद्ध के लिए चैलेंज देता है। बट ही वॉज सिंपली डिफीटेड बाय हिज यंगर ब्रदर, लेकिन बाद में वो अपने छोटे भाई से हार गया था। समुद्रगुप्त केम टू पावर इन 335 AD एज द फोर्थ किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड रूल्ड फॉर ओवर 40 ईयर्स। समुद्रगुप्त 335 AD में गुप्ता एम्पायर के फोर्थ किंग के रूप में राज्य किया और 40 सालों तक राज्य किया। हिज रेन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उसका राज्य इंडियन हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण पीरियड था। ब्रिंगिंग अबाउट द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, और गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। दस प्रूविंग विदाउट अ डाउट दैट हिज फादर्स डिसीजन वॉज जस्टिफाइड। इससे कि यह साबित हुआ कि उसके जो फादर ने डिसीजन दिया था वो बिल्कुल सही था, न्यायप्रिय था। When the young king took control of his empire, much of the region was still very turbulent. जब उस यंग किंग ने एम्पायर को अपने कंट्रोल में लिया, बहुत से रीजन अभी तक डिस्टर्ब थे। टर्बुलेंट मीन डिस्टर्ब थे। There were many little kingdoms and clans within the neighborhood who were determined to fight against each other and the empire. Because of this infighting and mistrust, there was never enough time for progress or prosperity in the region. वहाँ बहुत से छोटे किंगडम और क्लैंस मीन वंश थे जो अपने पड़ोसी देशों के साथ और राज्य के साथ एक दूसरे से फाइट करने के लिए निर्धारित थे, और इसी फाइटिंग की वजह से और अविश्वास की वजह से उस रीजन में कभी भी प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी नहीं हुई। समुद्रगुप्त डिसाइडेड द पॉलिटिकल यूनिटी अंडर अ सिंगल रूलर वाज द ओनली वे अहेड। समुद्रगुप्त ने डिसाइड किया कि केवल एक सिंगल रूलर के अंडर में राजनीतिक एकता शुरू करना यही एक रास्ता था। सो ही बिगेन हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कॉन्क्वेस्ट मीन विक्ट्री या विजय पाना। इसलिए उसने नॉर्दर्न इंडिया में विजय प्राप्त करनी शुरू की। मैनी बैटल्स वर फॉट अगेंस्ट राइवल किंग्स एंड ट्राइबल चीफ्स विथ समुद्रगुप्त कमिंग आउट विक्टोरियस इन ईच एंड एवरी बैटल। बहुत से जो विरोधी राजा थे उनके साथ
और आदिवासी जो लीडर्स थे उनके साथ युद्ध लड़े और समुद्रगुप्त ने उन सभी युद्ध में विजय प्राप्त की। He established the regions that we now known as Bihar, Bengal and Uttar Pradesh, and then set his sight to the south and the west of India, which he swiftly brought under his fold. उसने इन सभी रीजन्स को, जो कि अब बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, स्थापित किया और उसके बाद अपनी दृष्टि साउथ और वेस्ट इंडिया पर डालनी शुरू की और बहुत तेज़ी से उन सभी को अपने अंडर में ले लिया। इन द ईस्ट हिज किंगडम एक्सटेंड्स एज फार एज द रिवर ब्रह्मपुत्र, इन द साउथ इट टच्ड द रिवर नर्मदा एंड इन द नॉर्थ इट रीच्ड एट द हिमालयाज। ईस्ट में उसका किंगडम ब्रह्मपुत्र रिवर तक था, इन द साउथ यह नर्मदा रिवर तक और नॉर्थ में हिमालयाज तक पहुंचा हुआ था। वंस मोस्ट ऑफ द इंडिया वॉज यूनिफाइड अंडर हिज कंट्रोल, समुद्रगुप्त बिगेन टू फोर्ज अलायंसेस विद पावरफुल नेबरिंग किंगडम्स। जब पूरा इंडिया उसके कंट्रोल में आ गया तो समुद्रगुप्त ने अपने नेबरिंग किंगडम, जो उसके पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी देश थे, उनको भी, जो कि काफ़ी पावरफुल थे, उनके साथ एसोसिएशन बनाना शुरू किया, मीन संधि करना शुरू किया। हिज माइट एंड सक्सेस इन कॉन्क्वेस्ट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द नेबरिंग रूलर्स हु चूज टू विन हिज फेवर बाय सबमिटिंग टू हिज रूल एंड पेइंग होमेज टू हिम रादर देन फाइटिंग अगेंस्ट हिम। उसकी सफलता और उसकी विजय का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, इन पर, नेबरिंग रूलर्स पर, और उन्होंने उसके साथ युद्ध करने की जगह पर उसको रेस्पेक्ट की और वाइल दे कंटिन्यू टू रूल देयर ओन किंगडम दे पेड टैक्सेस टू समुद्रगुप्त। जबकि उन्होंने अपने किंगडम पर अपना ही रूल किया, लेकिन उन्होंने समुद्रगुप्त को टैक्स देना शुरू किया। फॉलोड हिज डिक्रीजेस एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। समुद्रगुप्त पेट सक्सीडेड इन बिकमिंग द सिंगल सोवेरियन लॉर्ड ऑफ द इंडो गैंगेटिक वैली। समुद्रगुप्त इंडो गैंगेटिक वैली में एक सिंगल सोवेरियन लॉर्ड, मीन उनका भगवान बनने में सफल हुआ। दो समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट वॉरियर, यद्यपि समुद्रगुप्त एक बहुत महान योद्धा था, ही वॉज नॉट अ ब्लड थिर्स्टी वारियर, वो एक खून का प्यासा योद्धा नहीं था। हिज बैटल्स वर स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड टू यूनिफाई स्मॉल एंड स्कैटर्ड किंगडम्स अंडर वन सिंगल पावर। उसके जो बैटल्स थे, युद्ध थे, वो किस लिए थे कि जो छोटे छोटे और बिखरे हुए किंगडम हैं उन सबको एक सिंगल पावर के अंडर में लाया जाए। यूजुअली व्हेनेवर ही वुड गेन विक्ट्री इन अ बैटल ओवर स्मॉलर किंगडम्स ही शोड ग्रेट मर्सी टू द डिफीटेड किंग्स। जब भी समुद्रगुप्त छोटे राज्यों पर युद्ध में विजय प्राप्त करते थे तो वो उन हारे हुए किंग्स पर बहुत दया दिखाते थे, उन्हें उनकी पावर और उनको स्टेट चलाने की पावर वापस करते थे, इस कंडीशन पर कि वो उसके सामने झुकें और समुद्रगुप्त को अपना रूलर माने। एज एन इंडिविजुअल समुद्रगुप्त वॉज अ जीनियस विद मैनी डिफरेंट क्वालिटीज़। ही वॉज अ पोइट एंड अ म्यूजिशियन, अ फिलोसोफर एंड अ ग्रेट थिंकर, ऑलवेज सराउंडिंग हिमसेल्फ विद ग्रेट माइंड्स एंड टैलेंट। एक इंडिविजुअल की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह समुद्रगुप्त भी जीनियस थे और बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। वह एक पोइट भी थे, म्यूजिशियन थे, एक फ़िलोसोफर भी थे, एक ग्रेट थिंकर थे और हमेशा ग्रेट माइंड्स और टैलेंट्स के साथ घिरे रहते थे। एज अ रूलर ही हैज़ नोन टू बी वेरी चैरिटेबल एंड राइटियस।
एक रूलर के रूप में, एक राजा के रूप में वह हमेशा एक बहुत ज़्यादा दान देने वाले और न्यायप्रिय राजा के रूप में जान। एज अ स्टेटमैन समुद्रगुप्त वॉज बोथ पावरफुल एंड डिप्लोमेटिक। समुद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली और डिप्लोमेटिक मीन राजनीतिक कूटनीतिज्ञ थे। Under the stability of his rule, the Gupta Empire flourished and came to be known as one of the greatest sages in the Indian history. समुद्रगुप्त के रूल में गुप्ता एम्पायर ने सफलता हासिल की और इंडियन हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट एज के रूप में जाना गया। गुप्ता एम्पायर को इंडियन हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट एज के रूप में जाना जाता है। होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।